1 जनवरी 2025 ये वो दिन था जब हर गांव और शहर अपने अपने तरीके से नए साल की खुशियां मना रहा था। लेकिन उसी बीच एक ईमानदार न्यूज एंकर मुकेश चंद्राकर को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की एक ऐसी सजा मिली जिसकी कल्पना करना ही खुद में सिहरन पैदा कर देती है। जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी रिपोर्ट तैयार नहीं की। हालांकि मैंने कुछ फोटो और वीडियो कमेंट में पिन कर दिया है, जिसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि उन्हें भ्रष्टाचार और ईमानदारी का क्या इनाम मिला। पर सवाल यही है कि उन्होंने किसका और क्या भ्रष्टाचार लोगों के सामने रखा और वो कौन सी वीडियो थी जिसके बाद उन्हें ऐसी सजा मिली। तो उस वीडियो के साथ जानेंगे सब कुछ विस्तार से, क्योंकि मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। मुकेश चंद्राकर का जन्म छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बासागुड़ा नामक छोटे से गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका परिवार बेहद सामान्य जीवन यापन करता था। उनके पिता के निधन के बाद उनकी मां ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करके परिवार को संभाला। मुकेश के जीवन में उनके बड़े भाई ने बखूबी यानी कि युकेश चंद्राकर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मुकेश के बचपन का नाम बिट्टू था, यानी कि घर में उन्हें प्यार से बिट्टू कहकर पुकारा जाता था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बस्तर संभाग के बासागुड़ा गांव के सरकारी स्कूल से की थी। यहाँ उनका बचपन अपने दोस्त विजय के साथ खेलते कूदते और शरारत करते हुए बीता। लेकिन सलवा जुड़ूम आंदोलन के दौरान उनके परिवार को अपना घर और गांव छोड़ना पड़ा। इस विस्थापन के बाद उनका पूरा परिवार बालूद शिफ्ट हो गया, जहां मुकेश ने 6ठी से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए मुकेश ने जगदलपुर का रुख किया। हालांकि परिस्थितियां असामान्य थीं, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपनी शिक्षा जारी रखी। हालांकि उनका सपना था IAS बनने का, लेकिन हालातों ने फिर उन्हें मजबूर कर दिया और उन्हें दूसरी राह पर ला खड़ा कर दिया। पढ़ाई के दौरान आर्थिक तंगी इतनी हो गई थी कि उन्हें गैराज में गाड़ी धोने और पंचर बनाने तक का काम करना पड़ा, जो कि अभी वो काम सीखना शुरू करे थे और वहां पे उन्हें महीने के सिर्फ 10 रुपए मिला करते थे, जो कि ऐसे ही फिर समय बीतता गया। इसी सफर में पहले उनके बड़े भाई युकेश ने पत्रकारिता में कदम रखा, लेकिन आगे चलकर युकेश ने अपने छोटे भाई को इस लाइन में खड़ा करने की ठान ली। कैमरा चलाना सिखाया हूँ, कैमरा फेस करना सिखाया हूँ, बोलना सिखाया हूँ। उसने जो कार्य किए हैं ना, पूरी दुनिया गवाह। जो कि 2012 में एक क्षेत्रीय अखबार में बतौर रिपोर्टर अपना कैरियर शुरू किया। शुरुआत में उन्हें गांव की छोटी मोटी अखबारों की कवरेज दी जाती थी, लेकिन उन्होंने इन खबरों में अपनी निडरता और गहराई दिखाई। उनके पास संसाधनों की कमी थी और गाड़ी भी ना होने के कारण वो कई बार साइकिल से दूर दराज गांव के खबर कवर करने के लिए जाते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने रिपोर्टिंग में अपना कैरियर जमाना शुरू कर दिया था। अच्छी रिपोर्टिंग और उनकी मेहनत ने उन्हें कुछ नामी चैनल NDTV जैसे इन चैनलों के साथ काम करने का मौका भी दिलाया। फिर आगे चलकर उन्होंने अपना YouTube चैनल बस्तर जंक्शन पर रेगुलर काम करना शुरू कर दिया। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य था बस्तर के लोगों की समस्याओं को सामने लाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप सभी को स्वर्गीय मुकेश चंद्रकार जी के कुछ बहादुरी के किस्सों के बारे में भी जानना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि वो सिर्फ एक पत्रकार नहीं बल्कि एक बहादुर और देशभक्त पत्रकार थे। जैसे कि स्कूल मिड डे मील घोटाला 2019, उन्होंने एक स्कूल में मिड डे मील की बदतर स्थिति पर रिपोर्टिंग की थी, जहां पर बच्चों को बेहद ही खराब खाना दिया जा रहा था। इसके बाद राकेश्वर सिंह मनहास रेस्क्यू ऑपरेशन 2021, टेकलागुड़ा गांव में नक्सलियों ने CRPF कमांडर राकेश्वर सिंह को बंधक बना लिया था। और जब प्रशासन भी उन्हें छुड़ाने में विफल होती हुई नजर आ रही थी,
तब मुकेश चंद्रकार जी ने ही 11 लोगों की एक टीम बनाई और जोखिम उठाकर जंगल में जाके नक्सलियों से बातचीत की और उनकी सूझबूझ और साहस के कारण नक्सलियों ने उस कमांडर को रिहा कर दिया और वो खुद उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर लेकर आए थे, जो कि ये मुकेश की साहसी व्यक्तित्व की सबसे बड़ी मिसाल बनी। इसके बाद अजय लकाड़ा अपहरण केस 2021 PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सब इंजीनियर अजय लकाड़ा को उसके साथी के साथ नक्सलियों ने 11 नवंबर 2021 को अगवा कर लिया था, जो कि मुकेश ने नक्सलियों की जन अदालत में जाके उनसे अपील की और उनकी विनम्रता और संवाद कौशल ने उनके ऊपर असर भी दिखाया और विजय लकाड़ा को 6 दिनों बाद सुरक्षित वापस लाया जा सका। इस घटना के बाद मुकेश बस्तर में एक नायक के रूप में देखे जाने लगे और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे बहादुरी के काम किए। वो लोगों की आवाज को ऊपर तक भी पहुंचाने का काम करते थे और इस तरह से वो एक रियल हीरो कहलाने लगे। पर शायद उनके आगे आने वाले जीवन के हिस्से में कुछ और ही लिखा था। और अब 1 जनवरी 2025 की शाम करीब 7:30 बजे मुकेश चंद्राकर जी को एक फोन कॉल आया। फोन सुनने के बाद उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और घर वालों से घर से निकलते वक्त कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं और अब मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, जो कि बिल्कुल ये नॉर्मल सी बात थी, तो इसके ऊपर किसी का क्या ही ध्यान जाएगा। तो अब घर वाले उसका इंतजार रात भर करते रहे, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। पर जब वो रात भर भी अगली सुबह तक लौट कर नहीं आए तो इसीलिए घर में पूरी बेचैनी फैल गई और 2 जनवरी की सुबह होते ही मुकेश के बड़े भाई युकेश चंद्राकर जी ने सबसे पहले अपने जानने वाले दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मी पत्रकारों से संपर्क किया, लेकिन किसी के पास मुकेश की कोई जानकारी नहीं मिली और अब ये मामला काफी गंभीर होता हुआ नजर आने लगा। इसीलिए 2 जनवरी की रात करीब 8:30 बजे NDTV के पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने कुछ पत्रकारों के साथ मिलकर बीजापुर थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही शुरुआती पूछताछ शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल की टीम और अतिरिक्त पुलिस बल को तुरंत मुकेश की तलाश में जुटा दिया। मुकेश की फोन के नंबरों की ट्रैकिंग करनी शुरू कर दी गई, लेकिन सभी नंबर स्विच ऑफ बता रहे थे। अंतिम लोकेशन चट्टान पारा बस्ती के पास दिखाई जा रही थी, जो कि उसके बड़े भाई ने उसके जीमेल के थ्रू उस लोकेशन को निकाला था। फिर पुलिस ने चट्टान पारा बस्ती में स्थित सुरेश चंद्राकर के बाड़े की अच्छे से तलाशी ली। यहाँ पर कुल 17 लेबर क्वार्टर बने हुए थे, जिसमें ताले लगे हुए थे। अब बाड़े के मालिक सुरेश चंद्राकर को फोन करके बुलाया जाता है, जो कि फिलहाल कहीं और ही था। तो इंतजार करने पे वहां पे आता है और ताले खोल के सभी कमरों की तलाशी ली जाती है, लेकिन जांच करने पर भी वहां से कुछ भी हाथ नहीं लगता। पर सेप्टिक टैंक के ऊपर से हाल फिलहाल में ही रेनोवेट किया हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर पत्रकारों और पुलिस को संदेह हुआ कि आखिरकार फ्लोरिंग इतनी नई क्यों की गई है। पर यहाँ पर किसी भी तरह से कुछ भी सस्पिशियस ना मिलने पर फिर मुकेश के फोन की कॉल रिकॉर्ड की गहराई से जांच की, जो कि आखिरी बातचीत रितेश चंद्राकर के साथ मुकेश की हुई थी। इसके बाद कोहोंडा गांव के टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में सुबह 8:02 के आसपास रितेश चंद्राकर थार गाड़ी से जाते हुए नजर आया। जांच में यह भी सामने आया कि रितेश ने दिल्ली की फ्लाइट के लिए रायपुर एयरपोर्ट से टिकट भी बुक करवा रखी थी। इसके बाद फौरन पुलिस ने रायपुर एयरपोर्ट पे जाके रितेश चंद्राकर को हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसकी कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा उनके सामने रखा तो वो चुप नहीं रह सका। रितेश ने बताया कि उसने 1 जनवरी की शाम मुकेश को कमरा नंबर 11 में पार्टी करने के बहाने बुलाया था। वहां महेंद्र राम टेके पहले से मौजूद था और उसके इस बयान के बाद पुलिस ने बीजापुर बस स्टैंड से महेंद्र राम टेके को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में महेंद्र टेके ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि सुरेश चंद्राकर ने ही मुकेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी, जिसमें एक और उसका साथी दिनेश भी शामिल था
और इस बयान के बाद दिनेश चंद्राकर की लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस ने उसे बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती पाया, जो कि डॉक्टर की परमिशन लेकर उसे हिरासत में लिया गया। और 6 जनवरी 2025 को हैदराबाद में छिपे सुरेश चंद्राकर को भी पुलिस ने पकड़ लिया। अगर आपको याद होगा कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में जब सुरेश चंद्राकर के बाड़े में तलाशी ली थी तो कुछ भी नहीं मिला था और उस समय भी वो भागने की फिराक में था, लेकिन जब वहां पे कुछ नहीं मिला तब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो हैदराबाद भाग गया। हालांकि 3 जनवरी को ही जब वो 2 लोग पकड़े गए थे तो उसके बयान के बाद ही उस टैंक को तोड़कर देखा गया था, क्योंकि उन दोनों ने बताया था कि टैंकर में ही मुकेश को कवर कर दिया गया था। और जब टैंक को तोड़कर देखा गया तो सच में उन सब की तलाश वहीं पर खत्म हुई। उसके भाई जिसने उसे नाजों से पाला था, उसकी वो आस वहीं पे टूट गई कि वो कभी लौट कर भी आएगा। पर जो उसकी हालत थी उसे शब्दों में बयान करना बेहद ही कठिन है, जो कि मैंने आपको पिन कमेंट में उसकी कुछ वीडियो, फोटो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शेयर की है। तो अब मैं उस हालत को अपने जुबान से क्या ही बयान करूं। तो जब आप खुद देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि एक्चुअली में हालत क्या और कैसे हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके पीछे की असल वजह थी क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि वो कितने ईमानदार पत्रकार थे और कितने बहादुर और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकार थे। तो यहीं से ये कहानी थोड़ी पीछे से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बस आप सभी का मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि मैं सभी के सामने देश दुनिया की इस तरह से सच्चाई सामने लेकर आता रहूं। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके मेरा इस तरह से काम करने का मनोबल जरूर बढ़ाएं और कमेंट में यू कैन डू इट लिख सकते हैं। सुरेश चंद्राकर जो कि एक छोटा मोटा शुरुआती में ठेकेदार हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके संबंध ऊपर तक के पहुंच के लोगों से होने लगी और तब जाके वो ग्रामीण योजना के ठेकेदार बन गया। यानी कि जो गांव में ठेका लेकर के सड़क वगैरह बनाए जाते हैं उसका ठेकेदार बना और वहीं से उसने अपना बैंक बैलेंस और शीश महल खड़ा करना शुरू कर दिया। और फिर 23 दिसंबर 2021 को सुरेश चंद्राकर ने अपनी शादी एक शाही अंदाज में की, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, समथिंग 20 करोड़ रुपए अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जिसमें कुछ नाचने गाने वाले सेलिब्रिटी को भी बुलाए गए। लेकिन उसकी शादी खास चर्चा का विषय तब बन गई जब उसने अपनी पत्नी को विदा करके हेलीकॉप्टर से अपने घर लेकर आया, जिसे कि मुकेश चंद्राकर ने कवर किया। और फिर ये सवाल उठने लगे कि सुरेश ने ठेकेदारी के काम से इतनी बड़ी रकम कहां से कमाई और कैसे। और इसी शादी के बाद पत्रकारों की नजर सुरेश पे पड़ गई और मुकेश चंद्राकर ने उसकी हर गतिविधियों पे नजर रखना शुरू कर दिया। लेकिन पूरी बात तब बिगड़ी जब दिसंबर 2024 में मुकेश चंद्राकर ने 120 करोड़ रुपए के सड़क परियोजना घोटाले का खुलासा कर दिया, जिसमें कि बीजापुर से उसूर तक वो सड़क बनाई जानी थी और उसमें उन्होंने दिखाया कि सड़क का सिर्फ 50% ही काम हुआ, लेकिन 90% पेमेंट ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को पहले ही मिल चुका था। और कई हिस्सों में सड़क जो बनी थी वो भी सही तरीके से सही माल से नहीं बनाया गया था, यानी कि घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। और कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि भ्रष्टाचार का उन्होंने रिपोर्टिंग के माध्यम से उसका खुलासा कर दिया था। और इस खबर के बाद उसके ऊपर इस घोटाले को लेके, यानी कि सुरेश चंद्राकर के ऊपर उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष जांच टीम बैठा दी और इसी खुन्नक में आके इस घटना को उसने अंजाम दिया, जो कि सुरेश चंद्राकर, मुकेश चंद्राकर दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार ही लगते थे, यानी कि रिश्ते नाते में ही थे। बाकी फिलहाल ये आरोपी पुलिस के रिमांड में है, आगे की जांच जारी है। लेकिन न्याय तभी होगा जब इन सभी आरोपियों का भी जीने का हक अदालत के द्वारा छीन लिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि इस बार हमारा कानून एक देशभक्त पत्रकार को न्याय दिला पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता तो चले कि हमने एक बहादुर और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकार को कैसे खोया है।